हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज हम आपको सीटेट और टेट जो एग्ज़ाम्स होने वाला है उसके विषय में जो हमारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है और वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इससे अवगत कराने जा रहे हैं। और इसमें से हमारा क्वेश्चन हमेशा आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर बीच बीच में जैसे भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होता जाएगा वो मैं आपको हैंड टू हैंड बताती जाऊंगी। और साथ ही साथ आप ये भी देखते जाएं कि जहाँ पर मैंने ये अंडरलाइन की हुई है वहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए एक पूरा वीडियो उससे भी संबंधित बना दूंगी, जैसे कि इसके अंदर कितने सारे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस थ्योरी से तैयार होते हैं। ये तभी बनाऊंगी जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपको अगर लगता है कि आपको क्वेश्चन मिलने चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं पूरी एक वीडियो इनके ऊपर बना सकूं। वैसे ये है, मेरी नज़र में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हुए हैं मैंने उन पर अंडरलाइन कर दिया है। अगर एक आध पॉइंट कोई रह गया है तो मैं साथ ही साथ उसको बताती भी जाऊंगी। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ये देखते हैं कि सीटेट और टेट एग्जाम्स जो हमारे होते हैं उसमें ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि सतत व व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहीं से शुरू हो गया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि CCE, इसकी फुल फॉर्म क्या दे रखी है तो उसको मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर CCE, तो पहला जो C है उसका मतलब है यहाँ पर कंटिन्यूअस, दूसरा C जो आता है वो आता है कम्प्रिहेंसिव, और तीसरा E जो आता है वो एवेल्यूशन। तो यहाँ पर ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाता है और सबसे पहला हमारा यहीं से शुरू हो गया। अब हम देखते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है क्या। तो इसका जो परिचय है वो इस तरीके से है कि सतत व व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE 2009 में भारत के अंदर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया है, या यूं कहें कि भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिए लागू की गई एक नीति है। इसे 2009 में आरंभ किया गया था और इसे शिक्षा के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक तौर पर रखा गया है। मूल्यांकन की यह प्रक्रिया राज्य सरकारों के परीक्षा बोर्डों तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई प्रणाली है। इस पद्धति द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है, परंतु कुछ एक विद्यालय में 12वीं कक्षा के लिए भी यह प्रक्रिया लागू है। तो यहाँ पर ये चीज दे रखी है कि आपको एक तो ये अंडरलाइन जो दे रखी है यहाँ पर मैंने, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होता है। दूसरी बात यहाँ पर ये कब लागू हुई है और किस लिए लागू हुई है ये भी इसमें बताया गया है। अब यहाँ देखते हैं हम हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर अगर ये पूछा जाता है कि इस पद्धति को किस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है या किस कक्षा से किस कक्षा तक किया जाता है, तो यहाँ का जो आंसर आपका आएगा वो हमारा होगा यहाँ पर कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक के लिए। ये आंसर सही होगा। हालांकि इसके अंदर ये बता रखा है कि कहीं पर कुछ एक विद्यालय उसके अंदर जो 12वीं की कक्षा के लिए भी यह प्रक्रिया लागू की जाती है, परंतु वो केवल कुछ एक विद्यालय ही है। मूलतः जो यहाँ पर ये नीति लागू की गई है वो हमारी यहाँ पर कक्षा 6वीं और 10वीं कक्षा के लिए की गई है। तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा 6 to 10। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस मूल्यांकन प्रक्रिया में छात्र के विकास के समस्त पहलू शामिल होते हैं, इसलिए इसे उन्नतिशील प्रक्रिया भी कहा गया है। यानी इसका दूसरा नाम जो आता है ऑब्जेक्टिव अगर आपका आता है तो उसमें उन्नतिशील प्रक्रिया भी इसको कहा गया है। इस योजना में सतत शब्द का अर्थ है हमेशा निरंतर, अर्थात छात्रों की वृद्धि व विकास। तो जो आंसर आएगा वो आएगा वृद्धि व विकास। वो हमारा किसके लिए आएगा? सतत शब्द के लिए। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हर पक्ष का मूल्यांकन करने पर हमेशा बल देना चाहिए। यह कोई एक घटना नहीं होती बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें नियमितता, यूनिट परीक्षा की आवृत्ति, अधिगम्य अंतराल व उसका निदान, सुधारात्मक उपयोग, पुनः परीक्षा व स्वयं मूल्यांकन होता है। दूसरी तरफ व्यापक का अर्थ है फैला हुआ, अर्थात इस योजना में छात्रों की वृद्धि व विकास के लिए शैक्षिक व सह शैक्षिक दोनों पक्ष को ही शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें बालक की क्षमताएं, उसकी मनोवृत्तियां व अभिरुचियों को प्रकट किया जाता है, जिसके लिए विभिन्न तकनीकियों व साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, इसको कि आपको निकालना है।
जब आपको महसूस हो कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसे उतार लेना चाहिए अपनी नोटबुक में, तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और वहां पर इस चीज को आप डिटेल अपनी डायरी में लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इसमें बालक की क्षमताएं, उसकी मनोवृत्तियां व अभिरुचियों को प्रकट किया जाता है, जिसके लिए विभिन्न तकनीकियों व साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे छात्रों में ज्ञान, समझ यानी व्यापकता, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, सृजन करना, आकलन करना, मापन करना, परीक्षण करना आदि आते हैं। तो इसमें बहुत सारी हमारी चीजें आती हैं, तो वो कौन कौन सी आती हैं ये यहाँ पर दे रखा है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। फिर उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर, इस प्रकार यह योजना एक पाठचर्या संबंधी प्रक्रिया है जो व्यापक यानी कि समग्र। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यह भी बनता है कि इस चीज को यहाँ पर दे रखा है कि व्यापक का दूसरा नाम समग्र होता है, तो इसको भी पूछ लिया जाता है, या फिर आपको समग्र शिक्षा के नाम से भी डाल दिया जाता है। तब आप कंफ्यूज ना हो, तो इसका दोनों का मतलब एक ही होता है, व्यापक कहें या समग्र कहें तो एक ही मतलब होता है। व्यापक यानी समग्र अधिगम की तरफ ले जाने का प्रयास करती है। इसका लक्ष्य अच्छे नागरिक बनाना है, जिनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनके पास उपयुक्त कौशल हो, सत्यता के साथ गुणात्मकता हो और शैक्षिक उत्कृष्टता हो। इसके यानी कि व्यापक मूल्यांकन के आधार पर ही छात्र जीवन की चुनौतियों को आत्मविश्वास व सफलता के साथ पूरा कर सकेंगे। अब आपको यहाँ पर मैं एक चीज और बता देती हूँ कि जैसे कभी कभी हमारे क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं कि क्वेश्चन के आंसर कई सारे दे रखे होते हैं, ऑप्शन यानी बहुत सारे होते हैं, A B C D 3 या 4 ऑप्शन हो जाते हैं, या कभी कभी सारे 4-5 हो जाते हैं, उन सबको रख दिया जाता है। तो वहां पर उन सभी आंसरों को रखते हुए लाइन से, और फिर उसके बाद नीचे हम उसमें जैसे नंबर 1 2 3 इस तरीके से वो डाल दिए जाते हैं कि इसमें से कौन से आपके मेल खा रहे हैं। तो वहां पर आपको एक आंसर चूज करना है, तो उसका ही एक नंबर डालेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये काफी लंबी प्रक्रिया होती है। अब एक ही उसमें हम क्वेश्चन के अंदर आंसर उसके कई सारे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये कॉमा लगा लगा करके दे रखे हैं जिस तरीके से ये, अब इसको एक आंसर के रूप में तो नहीं लिख सकते, इन सबको लिखना होता है। तो वहां पर A B C या 1 2 3 4 इस तरीके से लिख दिए जाते हैं, तो उसका आंसर भी नीचे उसी हिसाब से बना दिया जाता है। तो आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि आपके मेल कितना खा रहे हैं उसमें, तो वही आंसर जो है आपका सही होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर ये हमारा हो गया। अब हम ये देखते हैं कि सतत व व्यापक मूल्यांकन के लक्ष्य क्या क्या हैं। तो इसके लक्ष्य इस तरीके से हैं। नंबर 1, CCE का मुख्य उद्देश्य बच्चे की विद्यालय में उपस्थिति के दौरान उसके हर पहलू का मूल्यांकन करना है। दूसरा है, इसका उद्देश्य बच्चे का तनाव कम करना है। तीसरा आता है, इसे व्यापक व नियमित बनाना है। चौथा आता है इसके अंदर, रचनात्मक शिक्षण के लिए शिक्षक को स्थान प्रदान करना है। और पांचवा इसका आता है कि वृहद कौशल वाले शिक्षार्थियों का निर्माण करना है। तो ये इसके लक्ष्य हो गए। अब हम इसका देखते हैं कि सतत व व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो यहाँ पर इसके 5 उद्देश्य बताए गए हैं। पहले नंबर पर आता है, शिक्षण व अधिगम की प्रक्रिया को एक शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि बनाना। यानी कि जो शिक्षण व अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसको एक शिक्षार्थी के ऊपर ही केंद्रित रखते हुए उसकी गतिविधि को बनाना है। फिर दूसरा आता है, मूल्यांकन प्रक्रिया को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाना। तीसरा आता है, ध्वनि निर्णय लेना और शिक्षार्थी के विकास की प्रक्रिया, गति व परिवेश के लिए समय पर निर्णय लेना। नंबर 4 पर आता है हमारा, आत्म मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना। और 5वां इसका उद्देश्य आता है, निदान व उपचार के माध्यम से छात्र की उपलब्धियों में सुधार के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग करना। तो ये इसके 5 उद्देश्य बताए हैं। अब हम देखते हैं सतत व व्यापक मूल्यांकन के कार्य। तो इसके कार्य भी 5 प्रकार के बताए हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं हम। नंबर 1, CCE शिक्षक को प्रभावी शिक्षण की रणनीतियों को व्यवस्थित करने में सहायता करता है। दूसरा आता है, यह कमजोरियों का निदान करने में सहायता करता है और कुछ शिक्षकों को कुछ व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की जांच की अनुमति देता है। तीसरा आता है, सतत मूल्यांकन के कारण बालक अपनी शक्तियों व कमजोरियों को जान सकते हैं। नंबर 4 पर है, कहाँ, कैसा और कब
परिवर्तन करना है, इस दृष्टिकोण को पहचानने में मदद करता है। और नंबर 5 पर आता है, सतत मूल्यांकन द्वारा शिक्षार्थियों की भविष्य की सफलता का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर सतत व व्यापक मूल्यांकन के कुछ कार्य दिए गए हैं जिन पर कि ये कार्य किया जाता है और उसमें क्या सुरक्षा मिलती है बच्चे को, क्या उसके सुधार किया जा सकता है, क्या उपचार दिए जा सकते हैं और शिक्षक के लिए क्या इसका एक मानदंड तैयार करना होता है। शिक्षक को एक व्यक्तिगत छूट दी जाती है कि किस समस्या का किस तरीके से किस बच्चे के ऊपर फॉलो करना है। तो ये सारे इसके अंदर कार्य दे रखे हैं। और अब हम देखते हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन के प्रकार। तो शैक्षिक मूल्यांकन के यहाँ पर 2 प्रकार बताए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा कि शैक्षिक मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं, तो उसके 2 हमारे प्रकार होते हैं। अब वो ये भी पूछ सकता है कि शैक्षिक मूल्यांकन के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो वो 2 प्रकार हमारे होते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन। अब हम ये देखते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन किस तरह का होता है। छात्र की दक्षता में सुधार के लिए उसकी अधिगम प्रणाली में संशोधन किया जाता है और बाहरी उत्तरदायित्वों के प्रयोजनों के लिए शैक्षिक परिणामों की निगरानी का प्रयास करता है। इसे विषय वस्तु प्रदर्शन के विवरण पर केंद्रित किया जाता है। इसे निदान व उपचार में सहायक कहा जाता है। यानी कि जो रचनात्मक मूल्यांकन है, जैसा कि ये नाम से ही हमारा शो हो रहा है कि किसी व्यक्ति को एक इस तरीके से बनाना, उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना। अब यहाँ पर उसके अंदर कौन सी ऐसी दक्षता है जिसके अंदर वो निपुण है, अब उसमें क्या कमी है, उसको देखते हुए उसमें सुधार के लिए कुछ अधिगम यानी सीखने के लिए उसमें एक ऐसी इस प्रणाली में एक संशोधन किया जाता है जिससे कि वो और ज्यादा दक्षता प्राप्त कर सके। यानी और कुछ ऐसे बाहरी उत्तरदायित्व होते हैं, उनको बनाने के लिए कुछ उसके परिणाम की प्राप्ति के लिए निगरानी रखी जाती है, ताकि एक जो उसकी जो विषय वस्तु है, जो कोई थीम है उसको एक अच्छे से प्रदर्शन कर सके। तो यहाँ पर उसकी समस्या का निदान भी किया जा सकता है और उसका उपचार भी किया जाता है। तो यहाँ पर उसको कहा जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा आता है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं कि ये नाम से ही प्रतीत हो रहा है, योग यानी कि जोड़ना। और ये एक हमारी पुरानी पद्धति के ऊपर आधारित है, क्योंकि यही हमारी एक ऐसी प्रणाली चली आ रही है प्रारंभ से। तो उस चीज को यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन के नाम से देखा गया है। अब जैसा इसके अंदर देखते हैं कि यह एक यूनिट या सेमेस्टर के अंत में किया जाता है, जिससे पता लगाया जा सके कि बालक ने क्या लिखा है या क्या सीखा है। साथ ही इसे छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करने का एक पारंपरिक मार्ग भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये बताया कि ये एक यूनिट या कोई एक सेमेस्टर होता है या कोई ईयर होती है, जैसे भी हो, उसके बाद में उसी के अंत में जाकर के इस मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया जाता है, ताकि ये समझा जाए कि या देखा जाए कि बालक ने अब तक क्या सीखा जिसमें उसमें सुधार की आवश्यकता है या पूरी तरह से वो दक्ष हो सका है। तो यहाँ पर इस चीज को हम कहते हैं, तो ये एक पारंपरिक मार्ग के नाम से जानी जाती है। ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होता है कि योगात्मक मूल्यांकन को कौन सा मार्ग कहा जाता है, या ये प्राचीन है या आधुनिक प्रणाली है। तो ये हमारी पारंपरिक मार्ग इसके नाम इसको जाना जाता है, या पारंपरिक प्रणाली के माध्यम से इसको जाना जाता है। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। और अंत में अब हम इसमें देखते हैं कि विद्यालय आधारित CCE की विशेषताएं क्या हैं। तो वो हमारी विशेषताएं यहाँ पर दे रखी हैं 4। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पर आती है कि यह पारंपरिक प्रणाली की तुलना में अधिक प्रभावशाली, व्यापक व सतत है। दूसरी आती है इसका प्राथमिक उद्देश्य व्यवस्थित अधिगम और विकास में शिक्षार्थियों की सहायता करना है। तीसरा है यह भविष्य के जिम्मेदार नागरिकों के रूप में शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। और चौथा है इसका यह अधिक पारदर्शी, अत्याधुनिक, शिक्षार्थियों, शिक्षकों तथा अभिभावकों के मध्य सहयोग के लिए अधिक अवसर प्रदान करती है। तो ये हमारी इसकी 4 विशेषताएं बताई गई हैं। तो हमने यहाँ पर वीडियो में बहुत कुछ देखा है और अंत में हम इसका निष्कर्ष भी देख लेते हैं कि इस प्रकार यह शिक्षण व्यवस्था को उत्तम बनाने में बहुत ही योगदान देता है और यह बालक को एक उत्तम भविष्य की तरफ ले जाने का कार्य करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत यह सभी गतिविधियां शामिल होती हैं जिससे बालक का निरंतर यानी कि सतत और बढ़ते हुए यानी कि व्यापक विकास होता रहता है। इसलिए इसे सतत
तथा व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और वो बहुत सारी चीज़ें हमारी हमने इस तरीके से देखे हैं कि क्या अहम है और क्या हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है, तो उसका आंसर कैसे हो सकता है। तो कई सारी चीज़ों से अवगत कराया है। जैसे कि आपको बता दूं मैं, जैसे हमने इसका देखा कि आपको मूल्यांकन का परिचय क्या होता है, इससे अवगत कराया। इसके यानी कि मूल्यांकन के लक्ष्य क्या है ये आपको बताए। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, इनसे आपको परिचित कराया। इसके कार्य क्या हैं वो आपको यहाँ दिखाए। और अंत में हमने इसके जो प्रकार भी बताए थे कि शैक्षिक मूल्यांकन के प्रकार क्या है। इसमें हमारे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हुए थे, ये भी हमने आपको उस समय बताया। यानी कि 2 प्रकार के ये मूल्यांकन होते हैं, एक रचनात्मक और एक योगात्मक। तो किस तरीके से हमारा क्वेश्चन तैयार होता है, किस तरीके से उसका आंसर बनता है। और थ्योरी में से जैसे मैंने आपको हर बार यही बताया है कि हमेशा हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव तैयार होते हैं वो थ्योरी से ही तैयार होते हैं। किस तरीके से हमें थ्योरी को अच्छी तरह से यानी डीपली पढ़ना है और उसकी नॉलेज लेनी है, फिर उसमें से क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपकी बहुत अच्छे से ये हेल्प करने की कोशिश की है कि जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा तैयार होता है वहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। आप वीडियो को जब ऑब्जेक्टिव तैयार करें तो वहाँ पर रोक लें और उससे क्वेश्चन उतार सकते हैं, उसका आंसर उतार सकते हैं। तो वहाँ आपको अच्छी तरह से पूरी हेल्प मिल जाएगी। अगर फिर भी आप ये चाहते हैं कि मैं आपको पूरा एक इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हमारे निकलते हैं वो आपको पूरी एक वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा कि आप इससे संबंधित हमारी एक वीडियो तैयार कर दें, तो मैं उस चीज़ को तुरंत तैयार कर दूंगी। तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी ही नहीं, इसको हम छोटी सी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें से हमारा 100% 2-3 क्वेश्चन अवश्य आते हैं, कभी कभी 5 भी आ जाते हैं। तो वहाँ किस तरीके से हमें तैयारी करनी है उस चीज़ को मैंने यहाँ आपको अवगत कराया है। और आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आ गई होगी। और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों तक जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की, टेट की, या अब बीएड का एंट्रेंस होने वाला है 29 जुलाई को, तो उसमें भी हमारे कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप उन लोगों तक इसको शेयर जरूर कर दें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मेरी किसी भी वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके बाद बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन उनको समय से मिलता चले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।